तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जिस मकसद को लेकर राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा का मिशन लेकर के निकले थे, उनका मकसद था कि मैं सारी अपोजिशन को यूनाइट करके एक अपोजिशन के सामने अपने आप को पेश कर सकूं कि मैं सबसे बड़ा लीडर हूं और मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए सारी जमातें आगे करें और 2024 की मैं इलेक्शन लड़ूं। लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें वो टोटली फेल हुए हैं एंड इसमें कोई लगता है कि उस लिहाज से जो उनका इरादा था, जो उनका मकसद था, उनको कोई कामयाबी नहीं मिली। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CEN न्यूज़ में। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बहुत ही तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है, जिसे लेकर अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं। जल्द ही ये यात्रा जम्मू कश्मीर में भी एंटर होगी। अब देखना यही है कि जम्मू कश्मीर में यहाँ के लोग राहुल गांधी जी और उनकी इस यात्रा का स्वागत किस तरह से करते हैं। इसी को लेकर हम आज बात करने जा रहे हैं DAP पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और फॉर्मर मिनिस्टर RS चिप जी से। आइए जानते हैं कि राहुल गांधी जी की इस यात्रा को लेकर उनका क्या मानना है। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। और चिप साहब, आप क्या चाहते हैं कि राहुल गांधी की ये जो यात्रा है वो कितनी सफल होगी या कितनी असफल होगी? जम्मू की जनता और DAP पार्टी इसे किस तरह से देखती है? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के साथ यहाँ तक डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का संबंध है, हमारा कोई इस यात्रा से लेना देना नहीं है। राहुल गांधी या कांग्रेस जो इसकी जमात है, इन्होंने मिलकर के ये जो यात्रा शुरू करी केरला से कश्मीर तक, वो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस इस बात के लिए चिंतित थी पिछले कई वर्षों से कि कांग्रेस का आधार धीरे धीरे खिसक रहा था, रादर खिसक चुका है और दिन प्रतिदिन कांग्रेस में कमजोरी आ रही थी। तो मैं समझता हूँ कि ये जो स्ट्रेटजी राहुल गांधी ने अपनाई कि मैं यात्रा करूँगा और इससे लोग जुड़ते जाएंगे, इसलिए इसको नाम उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का दिया। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे तो लगता है कि इसमें कोई किसी किस्म की सफलता या उस किस्म की कामयाबी जो राहुल जी सोचते थे शायद ही उनको मिल पाई है। वो इसलिए मैं मिसाल देना चाहता हूँ, जैसे कि केरला से यात्रा शुरू हुई और एक बात पहले मैं ये बता दूं कि राहुल गांधी जी का मकसद ये था कि जो आने वाली 2024 की इलेक्शंस हैं, उन इलेक्शंस में राहुल जी अपोजिशन के प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट बन सकें, उनकी एक्सेप्टेंस हो, उनको अपोजिशन के लीडर्स मान्यता दें। इस मकसद को लेकर के उन्होंने यात्रा शुरू करी। लेकिन देखिए, केरला में जो सबसे बड़ी पार्टी है वो कम्युनिस्ट पार्टी है। 3-4 ग्रुप्स हैं उनके। एक भी कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर ने, क्योंकि कम्युनिस्ट जो हैं वो एक बड़ी सेकुलर सोच की पार्टी है, सेकुलर सोच पे रखते हैं। एक भी कम्युनिस्ट लीडर ने राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा नहीं लिया। केरला के बाद तेलंगाना देखिए, KCR ने इसको बाइकआउट किया। उसके बाद कर्नाटका आ जाइए। कर्नाटका में HD देवेगौड़ा जो जनता दल सेकुलर के टॉल लीडर हैं, भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, कितनी बार मेंबर पार्लियामेंट रहे, कितनी बार MLA रहे, और ही इज़ वन अमंग द टॉलेस्ट लीडर ऑफ यू कैन से जनता दल सेकुलर, और यू कैन से ए वेरी टॉल लीडर ऑफ द अपोजिशन। उन्होंने भी इसको बाइकआउट किया।
तमिलनाडु को ले लें तो तमिलनाडु ने भी किसी AIADMK वगैरह ने कोई इसमें शमूलियत नहीं करी। सबसे बड़ा प्रदेश जो हमारा है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में आकर के जो मैं समझता हूँ कि जो इस समय सबसे बड़ी अपोजिशन जो है वो है समाजवादी पार्टी, जिसके मुखिया अखिलेश जी हैं, जो वह मुख्यमंत्री भी रहे। तो अखिलेश यादव ने भी इसका बाइकआउट किया। और दूसरी बड़ी लीडर जो अपोजिशन की हैं वो है मायावती जी। मायावती जी ने भी कहा कि मुझे कोई राहुल गांधी से लेना देना नहीं, मैं इस यात्रा में शामिल नहीं हुई। तो सर मैं जरा एक चीज, लेट मी कम टू द पॉइंट। ममता जी ने तो पहले इनकार कर दिया। आगे आता है आपका दिल्ली, केजरीवाल, दिल्ली और पंजाब, केजरीवाल ने कहा नो। अकाली दल जो है, अकाली दल ने भी कहा हम इसमें शामिल नहीं होंगे। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जिस मकसद को लेकर राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा का मिशन लेकर के निकले थे, उनका मकसद था कि मैं सारी अपोजिशन को यूनाइट करके एक अपोजिशन के सामने अपने आप को पेश कर सकूं कि मैं सबसे बड़ा लीडर हूं और मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए सारी जमातें आगे करें और 2024 की मैं इलेक्शन लड़ूं। लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें वो टोटली फेल हुए हैं। एंड इसमें कोई लगता है कि उस लिहाज से जो उनका इरादा था, जो उनका मकसद था, उनको कोई कामयाबी नहीं मिली। सर, आपने जैसा कहा कि कांग्रेस का ये मानना था कि ऑपोजिशन को इकट्ठा किया जाए, तो इसे भारत जोड़ो यात्रा की जगह अगर कांग्रेस जोड़ो यात्रा कहा जाए तो क्या ये गलत होगा? नहीं, कांग्रेस जोड़ो यात्रा तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं कहूँगा कि कांग्रेस तोड़ो यात्रा आप कह सकते हैं। आपने देखा होगा, अब इस बात में मैं आता हूँ थोड़ा कांग्रेस पे आके, फिर मैं अपनी स्टेट पे भी आता हूँ। कांग्रेस के पिछले 2-3 साल से कांग्रेस की जो अपर लेवल की लीडरशिप, जो टॉप लीडरशिप थी, उसमें कशमकश चल रही थी। सबसे पहले कि कांग्रेस कितने अरसे से अपने परिवार से बाहर नहीं निकली और कांग्रेस का प्रेसिडेंट नहीं बना सकी। आखिरकार उन्होंने अपना अध्यक्ष भी बदला, उसमें भी कशमकश हुई। पीछे अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि 23 बड़े लीडर कांग्रेस के अलग हो गए, जिन्होंने एक ग्रुप बना लिया, जिनको मीडिया में रेफर करते थे 23G। हमारे माननीय चेयरमैन जो हैं डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के, गुलाम नबी आज़ाद साहब, ऑलमोस्ट वो इस ग्रुप को हेड कर रहे थे। इन 23 नेताओं ने कोशिश करी कि राहुल गांधी जी ये समझ सकें कि कांग्रेस का जो आधार कम होता जा रहा है, इस कांग्रेस के आधार को कैसे मजबूत किया जाए, कांग्रेस की नींव को कैसे मजबूत किया जाए, ताकि कांग्रेस भी नेशनल लेवल पर बीजेपी जैसी जमातों का मुकाबला कर सके। कोशिश करी उन 23 लीडरों ने समझाने की, लेकिन वो समझे नहीं, समझा नहीं सके और कांग्रेस समझी नहीं। तो मेरा कहने का मकसद है कि उस तरीके से अगर आप देखें तो जहां कांग्रेस को अपना घर ठीक करना चाहिए था, यहाँ सभी नेताओं को कॉन्फ्रेंस में लेना चाहिए था, जिसमें बड़े कुछ सीनियर लोग हों, कुछ नौजवान हों। उसकी बजाय इन्होंने, राहुल जी ने फैसला किया मैं भारत जोड़ो यात्रा शुरू करूँगा। भाई, पहले अपने घर को ठीक करो, फिर लोगों के पास समर्थन लेने जाओ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो आपने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा, ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं, बल्कि 3-4 महीने से जैसे वो यात्रा कर रहे हैं, इससे कांग्रेस को कांग्रेस तोड़ो यात्रा कहा जा सकता है। कांग्रेस बनी नहीं, कांग्रेस मजबूत नहीं हुई इससे। और मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि कांग्रेस को कोई इससे लाभ नहीं हुआ। सर, जैसे कि आज़ाद साहब ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरी आइडियोलॉजी और कांग्रेस की आइडियोलॉजी सेम है, लेकिन हम सेपरेट हुए हैं वो सिर्फ जो काम का तरीका था उस वजह से। तो सर, अगर आइडियोलॉजी सेम है तो आज़ाद साहब ने राहुल गांधी जी की इस यात्रा में जाने का क्यों नहीं सोचा या उन्हें बुलाया नहीं गया? देखिए, उनका कहना आइडियोलॉजी सेम है, वो ये है
कि कांग्रेस या हमारी जमात, हम ये ज़रूर चाहते हैं कि हिंदुस्तान में सब लोग बराबर हैं, इसमें कोई धर्म या किसी विश्वास का कोई अंतर नहीं होना चाहिए। हिंदू हो, कोई मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, वी आर ऑल वन एंड वी हैव टू, वो कहते हैं ना कि खुद भी जियो, दूसरों को भी जीने दो। और इस आइडियोलॉजी को, दूसरा जो है ये आइडियोलॉजी है कि हम पीसफुली, हर चीज़ पीसफुली इस डेमोक्रेसी में रहना चाहते हैं। तो आइडियोलॉजी सेम होने का मकसद ये नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, अगर आइडियोलॉजी सेम हो लेकिन उस आइडियोलॉजी को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए भी आपके मीन्स भी सेम होने चाहिए, आपका तरीक़ाकार भी सेम होना चाहिए। तो कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप थी, जिसमें राहुल गांधी जी आते हैं, जो सोनिया गांधी जी आते हैं, वो नहीं समझ पाए कि बदलते हालात में हमने कांग्रेस में क्या कदम उठाने हैं जिससे कांग्रेस मजबूत हो सके। तो इसी वजह से आज़ाद साहब ने जब देखा कि उनकी कोशिशें सारी असफल रहीं, तो एक तो ये कारण था उनका आने का यहाँ। दूसरा कारण ये था कि जब 5 अगस्त 2019 में यहाँ एक परिवर्तन लाया गया कि इस स्टेट को, जम्मू कश्मीर स्टेट को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, भारत सरकार ने जब ये फैसला किया इसको देने का, तो इससे जनाब आज़ाद साहब की जो विचार थे, जो फीलिंग्स थी, वो काफ़ी आहत हुई। जम्मू कश्मीर के लोग भी काफ़ी दुखी हुए। ये एक बहुत बड़ी प्राइमरी एक स्टेट थी, एक बड़ी प्राइम स्टेट थी ये। तो उसमें आपने देखा होगा कि जब गुलाम नबी आज़ाद साहब यहाँ मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने अपने 2.5 साल के अरसे में जिस अच्छे ढंग से इस स्टेट को एडमिनिस्टर किया, इसको चलाया, लोगों की ज़रूरतों को सामने रखते हुए, विकास कैसे करना, विकास को सामने रखते हुए, और नौजवानों को नौकरियां देने के लिए जिस ढंग से उन्होंने इस रियासत को चलाया, उसकी वजह से लोग यहाँ के बड़े खुश थे आज़ाद साहब से। और 2019 5 अगस्त के बाद जो पोजीशन यहाँ बनी, तो आज़ाद साहब ने सोचा कि एक तरफ तो कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है उसमें कन्फ्यूजन है, वो अच्छे ढंग से नहीं चल रही है, वो आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, और दूसरी ओर ये जो फैसला हुआ यूनियन टेरिटरी बनाने का, उसकी वजह से हमारे लोग यहाँ बहुत दुखी हैं। करप्शन बढ़ गई है यहाँ, प्राइस राइज बढ़ा हुआ है यहाँ, नौजवान जो है नौकरियों से वंचित किए गए हैं। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, अभी पिछले 15-20 दिन में आपने देखा होगा कि बहुत से प्रोटेस्ट चल रहे हैं सरकार के खिलाफ। फॉर एग्जांपल बहुत से डेली वेजेस थे जिनको इनको कंफर्म करना चाहिए था, रेगुलाइज करना चाहिए था, वो नहीं हुआ। उसके साथ साथ आपने देखा कि यहाँ रहबरे खेल, रहबरे जंगलात, अच्छा रहबरे तालीम, यानी जो लोग कंफर्म नहीं थे उनको हमारी सरकार के समय पहले उनको रखा गया था, तो थोड़ा थोड़ा पैसा उनको देते थे और उनको कंफर्मेशन नहीं हुई, उनकी रेगुलराइजेशन नहीं हुई। इसी तरीके से कल हम गए थे एक धरने में जिसमें नेशनल यूथ कोर का धरना था कि 2010-11 में जब हमारी सरकार थी, तो उस समय जनाब आज़ाद साहब हेल्थ मिनिस्टर थे, मेरे पास स्पोर्ट्स एंड यूथ का महकमा था। तो उसमें आज़ाद साहब ने उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से बात करके एक नई स्कीम लाई थी कि हम नौजवानों को जो 10+2 हैं, ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, उनको हम ऑब्ज़र्व करेंगे, 3-3 हज़ार रुपये महीने का देंगे, और उनको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हमने लगाया। जैसे टूरिज़म के प्लेसेस हैं जम्मू में और कश्मीर में, रिलीजियस प्लेसेस हैं जैसे माता वैष्णो देवी है, हज़रत बल है, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं। तो ये सारी जगहों पर उनको तैनात किया गया, और उसके बाद उनको कहा गया कि हम आपको बाकायदा आपकी सैलरी भी बढ़ाएंगे और रेगुलराइज करेंगे। आज वो भी सड़कों पर हैं। तो मेरा कहने का मकसद है कि देयर इज़ ए
there is a total resentment among the people. People are not happy with the administration. जो हमारी इस समय जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे खुश नहीं है. तो इस वजह से आज़ाद साहब आए, आज़ाद साहब ने अपनी जमात बनाई. और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारी जो पार्टी है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी, इसमें हमारे 3-4 बेसिक हमने मुद्दे हैं जिनको हमने एजेंडा बनाया है. फॉर एग्जांपल, हम चाहते हैं कि भाई कि कोई भी साथी बाहर देश में से बाहर से आकर के जहाँ ज़मीनें हमारी ना खरीदे, वो हमारा राइट होना चाहिए. सरकार में जो नौकरियां हैं वो यहाँ के लोगों का राइट होना चाहिए. और इसके साथ साथ जो करप्शन है यहाँ जिस ढंग से है वो उसको रोका जाना चाहिए. अनएम्प्लॉयमेंट को रोकना चाहिए. और सबसे बड़ी बात है कि स्टेट को वापस इस यूनियन टेरिटरी को स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए. हमारा सबसे बड़ा एजेंडा जो है ये है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं. और मैं समझता हूँ कि आज़ाद साहब की परफॉर्मेंस जो रही है जब ये चीफ मिनिस्टर थे, वो कश्मीर के लोग भी समझते हैं, जम्मू के लोग भी समझते हैं. और आज जब से हमारी पार्टी बनी है तो मेरा ख्याल है कि लोगों का काफ़ी विश्वास है जनाब आज़ाद साहब के प्रति. और आने वाली इलेक्शन में वो आज़ाद साहब के हक़ में वोट डालना चाहते हैं, हमारी पार्टी को कामयाब करना चाहते हैं. और मैं समझता हूँ कि भगवान करे कि सब ठीक हो जाए तो उनको एक मौका मिलेगा यहाँ मुख्यमंत्री बनने का. और हमारी रियासत के हालात जो इसमें बने हुए हैं, जो अफरा तफरी है, जो बाहर के लोग आ रहे हैं, मुलाजिम बाहर से आ रहे हैं, जो ज़मीनें खरीदें बाहर से, ये सब कुछ बंद हो जाएगा. स्टेट वापस अपनी ड्रिल पे आ जाएगी और लोगों का इसमें भला होगा. तो यानी कि जैसे कांग्रेस ने कहा था कि गुजरात में बीजेपी को अगर कोई हरा सकता है तो वो कांग्रेस, तो हम ये मानें कि जम्मू कश्मीर में अगर कांग्रेस को कोई हराएगा तो वो डीएपी पार्टी? देखिए, कांग्रेस तो यहाँ है ही नहीं. मेरी बात सुनिए, जब से ये डीएपी बनी है, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी बनी है, तब से देखिए यहाँ कांग्रेस है. 80% कांग्रेस तो हमारे साथ आ गई सारी, 10-20% वहाँ रह गए हैं. तो यहाँ बेसिकली जम्मू इस खिते में हमारा मुकाबला बीजेपी से होगा. और कश्मीर में हमारा मुकाबला जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से है. पीडीपी तो है ही नहीं, बिल्कुल है. तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आज़ाद साहब का नाम, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की प्रेजेंस जो है वो दोनों खितों में बराबर है. इसलिए वहाँ हमारा कश्मीर में मुकाबला किसी दूसरी पार्टी से, यहाँ किसी दूसरी पार्टी से. कांग्रेस इज़ नो वेयर. कांग्रेस को देखिए, पहले भी हम कांग्रेस में थे, कश्मीर में कांग्रेस को 3 या 4 सीटें मिलती थी. तो आज कांग्रेस को वहाँ क्या मिलने वाला है? दे आर नॉट गोइंग टू गेन एनीथिंग. और यहाँ भी जो कांग्रेस की परफॉर्मेंस है, पिछली बार कांग्रेस को एक भी सीट मिली. तो बीजेपी को हराया जाएगा. जम्मू में मुकाबला हमारा बीजेपी के साथ. तो बीजेपी को डीएपी हराएगी, ऐसा मान के चले? वाई नॉट. देखिए, हर पार्टी जब मैदान में उतरती है, जब मैदान में आती है, तो वो इसी एम को लेके आती है, इसी मकसद को लेके आती है, इसी तैयारी में आती है कि वो अपोजिशन को हराए और खुद विन करे. तो आज हम भी ऐसे ही काम कर रहे हैं दिन रात कि हम लोगों के पास जा रहे हैं, अपना एजेंडा बता रहे हैं. हमारा लीडर जो है उसका इमेज साफ़ है, बिल्कुल क्लीन है. और हमें पूरा विश्वास है कि डीएपी जो है वो उभर के आएगी और जीतेगी. जी मंत्री जी, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी आपने देखा, सरकार का एक फैसला आया था कि 31 जनवरी से पहले सभी इलीगल एनक्रोचमेंट्स को हटाया जाएगा स्टेट लैंड से, चाहे वो रोशनी एक्ट के अंदर भी जो आई हैं उन पर से भी. इस पर आपका क्या स्टैंड है? ये बदकिस्मती है कि इस सरकार ने ये एक ऐसा गलत फैसला किया है जिसमें 60 लाख लोग जो हैं प्रभावित होंगे. देखिए, 3 चीज़ें इसमें हैं. एक तो स्टेट लैंड है. स्टेट लैंड पर कुछ लोगों ने अपने घर या दुकानें या ज़मीन कर रहे हैं, वो 70-80 साल से उन्होंने उनकी गिरदौरी हो गई, उनके इंतकाल हुए पड़े हैं, चाहे वो सरकारी अफसरों ने किए या कैसे किए. किसी के पास 1 कनाल है, किसी के पास 1.5 कनाल है, किसी के पास 2 कनाल है. दूसरी ज़मीन है काचरा, जिसे कहते हैं हम, कॉमन लैंड जो होती है गांव में. उस पर भी वो गांव की अंडरस्टैंडिंग से और एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प से उस पर भी कुछ लोग काबिज हैं पिछले 100-200 साल से.
तीसरी है रोशनी जो लैंड है। देखिए, जब आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर थे उस समय एक एक्ट बना था, इसको रोशनी एक्ट हम कहते हैं। इस पर लेजिस्लेशन हुई। ये जो स्कीम थी, ये स्कीम बेसिकली पिछली सरकार ने ही शुरू की थी, लेकिन ये स्कीम जो थी आज़ाद साहब के समय कल्मिनेट हुई। आज़ाद साहब ने इस पर फैसला किया। फैसला इसलिए लिया गया कि कुछ लोगों ने सरकारी ज़मीन का, जिनके पास कनाल है, 2 कनाल है, 10 कनाल है, 15 कनाल है, वो 30 से 40 साल थे उन्होंने कब्जा किया हुआ था। तो आज़ाद साहब ने सोचा कि ये इलीगली ऑक्यूपाइड है, वाई नॉट दे शुड पे समथिंग टू द गवर्नमेंट और इनको रेगुलाइज कर दिया जाए। तो एक रोशनी एक्ट के मुताबिक कानून बना कि इसका सिस्टम क्या है। तो उससे क्या हुआ कि उस एक्ट की रूह से लोगों ने एप्लीकेशनें दी, फार्म भरे, उनकी एप्लीकेशनें सरकार ने देखी और जो रूल के बीच बैठती थी उसको ज़मीन अलाट कर दी। उनको राइट वेस्ट कर दी, राइट दे दी उनको उस ज़मीन के ऊपर। तो अब बताइए उन लोगों का क्या कसूर है। लेकिन मैं मानता हूँ जो आज ये कहते हैं कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने कोई बीच में ज़्यादा ज़मीन लेकर कोई घपला भी किया और मिल मिला के ज़मीन ले ली। तो आप ऐसा करें कि आप अगर 10 हैं, 20 हैं, 100 हैं, 200 हैं, 400 हैं, आप ऐसे लोगों की छानबीन करिए, उन पर एक्शन लीजिए। लेकिन सरकार का एक ब्लैंकेट डिसीजन लेना, एन ब्लॉक डिसीजन के 31 जनवरी तक आपके घर गिरा देंगे, हम आपको ज़मीनों से हटा देंगे, कहाँ जाएंगे उनके बच्चे, कहाँ जाएंगे उनकी फैमिली, कहाँ जाएंगी। लेकिन उसके लिए तो कहना है कि जैसे कि फार्मर्स हैं या जो लोग जिनके पास सही में इसके दस्तावेज हैं वो कोर्ट का सहारा ले सकते हैं, उनको उनका हक मिलेगा। लेकिन जिनकी सच में इलीगल एनक्रोचमेंट है उनको हटाना, ये क्या सही नहीं है सरकार का कदम? मैं खुद कह रहा हूँ। देखिए, पहली बात तो यह है कि इसके रोशनी के ऊपर PIL हुई थी कुछ देर पहले। मैटर हैज गॉन टू द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने कहा कि ये गलत है। जब गलत उन्होंने कह दिया तो फिर सरकार ने उस कोर्ट के फैसले को रिव्यू करने के लिए कहा। ऑलरेडी सरकार की तरफ से रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है हाई कोर्ट में। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। अगर मामला सब जुडिस है, हाई कोर्ट में है या सुप्रीम कोर्ट में है, तो फिर मैं समझता हूं कि सरकार को इंतज़ार करना चाहिए था और उसके बाद इस किस्म का ऑर्डर पास करना चाहिए था। एक बात। दूसरी बात जो कह रहे हैं कि अगर किसी ने रोशनी एक्ट की रूह से किसी अधिकारियों से मिलकर अगर गलत तरीके से ज़मीन के राइट्स ले लिए हैं तो उसको सरकार एक्शन ले ले उस पर। हम तो उस पर नहीं रोकते क्यों एक्शन लिया जाए। लेकिन जो 55-60 हज़ार जो पॉपुलेशन है, जिसके बाद 2 कनाल है, 10 मरले है, 20 मरले है, उन बेचारों को डिस्टर्ब करने से क्या फ़ायदा। हमारा मकसद ये है। दूसरी बात एक मैं और आपसे कहना चाहता हूँ, ज़मीन को छोड़िए, जो आपने भारत जोड़ो यात्रा की बात करी थी, एक बड़ा अहम पॉइंट उसमें रह गया है कि भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस के लीडर्स यहाँ जहाँ डिफरेंट पार्टी के लोग थे सबके पास गए हैं कि आप हमारी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होइए। क्या आप लोगों को भी इसका न्योता है? हमें नहीं आया न्योता, ना न्योता हम चाहते हैं, ना हमें कोई न्योता आना चाहिए था। बिकॉज हमने तो जब जो राहुल की गलत नीतियाँ थी उन नीतियों को सामने रख के हमने अलग से पार्टी बनाई है, तो हमें न्योता आने का सवाल ही पैदा नहीं होता और हमारा जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन उसके बाद जो है, अब जो कल से एक बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, जो इन्होंने चौधरी लाल सिंह को साथ जोड़ा है, उस पर जो उस समय वो लड़की जिसका रेप हुआ था, मर्डर हुआ था, उस लड़की की जो वकील थी दीपिका राजावत, जो है पुष्करनाथ राजावत, उसने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। और आज जैसे खबर सुनने में आ रही है कि उमर अब्दुल्ला ने भी इसकी अपोजिशन की है। उसका रीज़न ये है, आपने देखा होगा कि उस समय महबूबा जी मुख्यमंत्री थी। महबूबा जी ने इस हद तक कहा था कि अगर आप लाल सिंह को कैबिनेट से या पार्टी से नहीं निकालेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगी। तो आज क्वेश्चन ये है कि इस पर महबूबा जी का या फारूक अब्दुल्ला का या उमर अब्दुल्ला का क्या व्यू है इसके ऊपर, कि वो शख्स जिसको कोर्ट ने भी कहा, कोर्ट ने भी जब फैसला दिया तो उन्होंने कहा कि वो जो लोग पकड़े गए थे वाकई वो आरोपी हैं, और उस लड़की के साथ जो एक गुजर लड़की थी
और मासूम लड़की थी, उसका रेप हुआ, उसका मर्डर हुआ, तो उस समय कोर्ट ने भी कह दिया था कि भाई ये गलत हुआ है। तो अगर कांग्रेस इतनी बौखलाहट में है, इतनी फ्रस्ट्रेटेड है, जो भी उसके रास्ते में आता है कहती है हमारे साथ ज्वाइन करिए। और फिर कांग्रेस के लीडर को मैंने सुना आज, उसका वो बाइट सुन रहा था मैं, वो कहता जी ये सोशल पॉलिटिकल, यानी कांग्रेस के लिए एक सोशल पॉलिटिकल इवेंट है। एक पॉलिटिकल पार्टी लाइक कांग्रेस जो इतनी देर से पॉलिटिकल पार्टी है, व्हाट डू दे मीन बाय सेइंग सोशल पॉलिटिकल इवेंट है? राहुल गांधी तो अपोजिशन को बता रहा है कि मैं ही आपका लीडर हूं और मैं ही मोदी को भेज करूंगा। ही इज प्लेइंग द पॉलिटिकल गेम, और बाहर ये कह रहे हैं कि सोशल पॉलिटिकल इवेंट है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा जो जम्मू कश्मीर में जब एंटर होगी कल से, तो मुझे लगता है ये कन्फ्यूजन विल प्रिवेल, और लाखों लोग जो आहत हुए हैं उस लड़की के इंसिडेंट से, अगर उसको ये जोड़ते हैं साथ में नारसिंह को, मैं समझता हूँ कि काफ़ी इनकी यात्रा में जो है वो उसका हौसला जो है वो थोड़ा कम होगा। और इस पर कांग्रेस जो है वो समझती है कि लोग शायद समझते नहीं हैं, लेकिन लोग सब जानते हैं, सब चीज़ समझते हैं। ये सिर्फ इतने फ्रस्ट्रेट हैं, एक तो सारे कांग्रेसी आज़ाद साहब के साथ आ गए, उधर से ये शुरुआत हो गई है कल से। तो मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर में यात्रा जो होगी इट विल बी अटर फेलियर। चिप साहब, जैसा कि आपने बोला कि कांग्रेस इस टाइम बौखलाई हुई है, जिस तरह के कदम वो उठा रही है, फ्रस्ट्रेटेड, टोटली फ्रस्ट्रेटेड। तो कांग्रेस जिस तरह की राजनीति अभी कर रही है, इसे देखते हुए कांग्रेस का राजनीतिक जो फ्यूचर होगा आपके मायने में वो कैसा होने वाला है? देखिए, एक दिन था राजीव गांधी के समय जब कांग्रेस ने इलेक्शन लड़ी तो 400 कुछ सीटें मिली, 2/3 मेजॉरिटी थी कांग्रेस की। धीरे 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 करते करते आज कांग्रेस 40 पे आ गई, एंड कांग्रेस का लगातार डिक्लाइन होता गया है। यूपी को देखिए, यूपी इलेक्शन में पिछली बार 2 एमएलए या 3 एमएलए बने उनके। तो मैं समझता हूं कि जिस ढंग से कांग्रेस का ग्राफ नीचे आ रहा है स्लोली एंड स्लोली, और जिस तरीके से कांग्रेस की हाईकमांड फंक्शन कर रही है, जिस तरीके से राहुल गांधी जी कांग्रेस को लीड कर रहे हैं, तो मेरी नज़र में मुझे नहीं लगता कि आने वाले एटलीस्ट मिनिमम 10 to 15 ईयर्स कांग्रेस हैज़ नो फ्यूचर एट ऑल। मुझे कांग्रेस का कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता, बल्कि ये कहूँगा कि कांग्रेस का फ्यूचर बिल्कुल ब्लीक है और अंधेरा ही अंधेरा है, मुझे तो ये नज़र आता है। मैं पंडित तो नहीं हूँ, ना मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, लेकिन पॉलिटिकल कार्यकर्ता तो हूँ। लेकिन मेरा ये अंदाज़ा है कि जिस तरीके से लगातार डिक्लाइन हो रहा है, और कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, विद इन कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन जो कश्मकश चल रही है, जो अच्छे लोगों को साइडलाइन किया जा रहा है। अब देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे आदमी को भी इन्होंने बाहर कर दिया। जाखड़ जो थे वहाँ एक बड़े टॉप के लीडर थे, बलराम जाखड़ के बेटे पंजाब में, उनको भी इन्होंने निकाल दिया। आज़ाद साहब को भी नहीं रोक पाए जे। इसके अलावा बहुत से टॉप लीडर जो थे, हरियाणा में ऐसे हुआ, अच्छा, और हर जगह ऐसे हुआ। कपिल सिब्बल जैसे आदमी को भी इन्होंने एक साइड पे कर दिया, जो कि कांग्रेस की बैकबोन थे। तो मुझे लगता है कि स्लोली राहुल गांधी जी की नीतियों की वजह से कांग्रेस जो है दिन प्रतिदिन नीचे आ रही है, और कांग्रेस का भारत में कोई भविष्य नहीं, कोई फ्यूचर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ डीएपी पार्टी के आरएस चिप, जिन्होंने अपने जो भी विचार थे वो हमारे साथ साझा किए। उनकी माने तो कांग्रेस का ग्राफ जितनी तेज़ी से नीचे गिर रहा है, आगे आने वाले दिनों में कांग्रेस का भारत में कोई भी भविष्य हो ऐसा मुमकिन नहीं नज़र आ रहा। वहीं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर में ये टोटल फेलियर साबित होगी। अब देखना यही है कि भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में जब एंटर करती है तो वाकई में इसका फ्यूचर क्या होगा, और जनता का और यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ का इन्हें कितना समर्थन और कितना फ़ायदा होगा। आगे देखेंगे हम यही कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को कितना फ़ायदा होगा, या फिर ये कांग्रेस
तोड़ो यात्रा बनती है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए CEN न्यूज़। वीडियो जर्नलिस्ट सनी के साथ संध्या मुखर्जी, जम्मू। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जिस मकसद को लेकर राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा का मिशन लेकर के निकले थे, उनका मकसद था कि मैं सारी अपोजिशन को यूनाइट करके एक अपोजिशन के सामने अपने आप को पेश कर सकूं कि मैं सबसे बड़ा लीडर हूं और मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए सारी जमातें आगे करें और 2024 की मैं इलेक्शन लड़ूं। लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें वो टोटली फेल हुए हैं एंड इसमें कोई लगता है कि उस लिहाज से जो उनका इरादा था, जो उनका मकसद था, उनको कोई कामयाबी नहीं मिली। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।